पैसा खर्च होगा तो कम होता है, लेकिन यहां पर उल्टा चलता है बेटा। नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नियोन के 8, इसी तरह से इनके नीचे नीचे वाले भी सेम चलेंगे। क्या किसी एटम की कोवेलेंसी फिक्स्ड रहती है? नहीं। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आजा यहां पर बेटा और 1-1.5 घंटे 2 घंटे में ये चैप्टर पढ़ा के दिखा दे। कह रहा कोई लीनियर है क्या? अगर कोई लीनियर है और उसको मैक्सिमम पूछ रहा है तो फिर उससे बड़ा मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? समरी लेक्चर जो अपनी एक प्रथा है उसे ही आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर खत्म होने के बाद डेफिनेटली हम उसे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 1-1.5 घंटे से, अगर चैप्टर बड़ा है तो 1.5 घंटे के आसपास जा सकता है। और तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम फटाफट रिवीजन कर सकें। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में अगर हम बात करें तो कंप्लीट चैप्टर है, और अगर हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड को अगर सिंगल टॉपिक्स पे थोड़ा जाएं तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है मैंने, इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। और इसमें जो चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही है, जो मैं नहीं बताऊंगा, वो एक तो एच बॉन्डिंग और वीक फोर्सेस जो हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एच बॉन्डिंग रिसेंटली हमने पढ़ा है और वीक फोर्सेस जो हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक की केमिकल बॉन्डिंग वाली बुक में तो नहीं दिए हुए हैं। वो फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर नीट में पहले होता था, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ होता था, तो वहाँ दिए हुए थे। चलिए खैर शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। वो सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, इसका मतलब है कि अब अगर हमको ये सवाल तभी समझ आएगा जब हमको ऑक्टेट रूल पता होगा। जब हमको क्या होगा? ऑक्टेट रूल पता होगा। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है? आइए देखिए, आइए। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एटम, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? हर एक एटम अपने वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। और उस 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में ले जाते हैं। शेयरिंग से और ट्रांसफर से वो ऐसा कर सकते हैं, बाय द वे ऑफ शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल, यहां पर एक शब्द नया आया कि क्या होता है वैलेंस शेल? जनरली द आउटर मोस्ट शेल, है ना। और जो लेटेस्ट डेफिनेशन वो ये कहती है, बहुत सारे टीचर्स केवल आउटर मोस्ट शेल को बता देते हैं वैलेंस शेल, लेकिन ये कहानी डी ब्लॉक में जाकर फेल हो जाएगी। डी ब्लॉक के अंदर जो एक अंदर वाली शेल है, जैसे डी ब्लॉक के अंदर ये डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3d5 4s1 है, मान लिया। ये 3d5 4s2 मान लेते हैं। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल तो राजा 4 है। क्या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 काउंट होंगे? ना ना ना। अगर ये वाली शेल भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रही है केमिकल बॉन्डिंग में, किसी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनाने में, अगर जिस भी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट विल बी नोन एज वैलेंस शेल। तो शेल विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग, ध्यान रखना ये लेटेस्ट डेफिनेशन है। जनरली आपका आउटर मोस्ट चलेगा, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक में जाकर ये फेल हो जाता है। एस और पी के लिए तो एकदम परफेक्ट बैठता है। एस और पी के लिए आप बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल जो है वही आपकी क्या है बेटा, है ना, परफेक्ट डेफिनेशन एस और पी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए हमारा काम वैसे भी कम पड़ता है, तो ये डी ब्लॉक के केस में ये आपका दूसरी वाली लेटेस्ट डेफिनेशन हो जाएगी। नीचे वाली डेफिनेशन कभी गलत नहीं होगी, ठीक है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा फंडा है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे देखा? लिथियम है 2s1 है, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल 2s इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस शेल 2s और 2p टोटल इलेक्ट्रॉन 3 बिंदियां लगा दो, 4 बिंदियां लगा दो, 5 बिंदियां लगा दो, 6 बिंदियां लगा लो, 7 बिंदियां लगा लो, 8 बिंदियां लगा लो। जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप, है ना। एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, सेम रहते हैं फॉर एस एंड पी ब्लॉक, है ना। ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। यानी कि आपसे पूछा जाए फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको बोलना है 7, आपको बोला जाए क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बोलना है 7। एक बार फिर से सुन लो बेटा, है ना, समय कम है फिर भी बता रहा हूं। ये जो स्लाइड है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जाकर कभी भी मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको आंसर खटाक से करना है, 4 और 2 कितने? 6। मैं पूछूं सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भी 6, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ग्रुप जो है वो सेम है। मैं पूछूं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको आंसर करना है 5। मैं पूछूं फास्फोरस के, तो भी आपको आंसर करना है 5, क्योंकि हमारा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड तक के कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा कंपाउंड्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के ही होंगे।
तो इसीलिए आपको सेकंड पीरियड यानी ऑक्सीजन, थर्ड पीरियड यानी सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, एल्यूमिनियम, इस तरह से दोनों पीरियड्स के और सेम ही रहेंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, सेम ही रहेंगे। याद रखिएगा अच्छे से, वीडियो को रोक के अभी से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लो। ये एक नींव है केमिकल बॉन्डिंग की जिसको आपको समझना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो सर फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करना सिखाओ। लो सिखाते हैं। जैसे ये रहा आपका ऑक्टेट कंप्लीट कब बोलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कब नहीं होता है, 2-3 केस देखते हैं। जैसे मान लो ये आपका CCl4 है, क्या है बेटा आपका CCl4 है। अगर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 क्लोरीन जुड़ेंगे, तो अब जरा देखो इस कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कैसे हो गए, ये येलो वाले और ये पिंक वाले दोनों काउंट करो, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन का भी अगर ऑक्टेट देखोगे तो कंप्लीट हो गया। तो आपके हिसाब से क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? आंसर है सही है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन एक वर्ड आता है हाइपरवेलेंट। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं 8 से ज्यादा हो जाए उन स्पीसीज को बोला जाता है हाइपरवेलेंट। क्या ऐसी स्पीसीज ऑक्टेट रूल फॉलो करती है? नहीं। क्या ऐसी स्पीसीज फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी? ये भी गलत। अरे एग्जिस्ट तो करती है, इसीलिए तो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल कहता है कि जो 8 सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने चाहिए, एटम इसलिए बॉन्डिंग करते हैं, ऐसा कहता है ऑक्टेट रूल। लेकिन ये तो तब भी कर रहे हैं, इनके 8 से ज्यादा है तब भी ये कंपाउंड हम देखते हैं एग्जिस्ट करते हैं। हाइपोवेलेंट, नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब कम, हाइपोवेलेंट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से क्या होंगे? कम। ये ढेर सारे एग्जांपल्स आपके सामने रहे हैं यहां पर, ये देख लो। अब आपको एक बार बता दिया मैंने, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फास्फोरस के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसलिए इसको हाइपरवेलेंट बोला गया। ये आपका हाइपोवेलेंट है क्योंकि इसके अराउंड 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, हाइपोवेलेंट स्पीसीज जो हैं, हाइपोवेलेंट स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं? और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट क्या होते हैं, है ना? हाइपोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा? ये ए से ए याद रखना बेटा, ए से याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं लुईस एसिड्स। क्या याद रखोगे बेटा? लुईस एसिड्स। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, लुईस एसिड होते हैं। कैसे याद रखोगे? ए और ये रहा आपका ए से ए, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो लुईस एसिड होता है। एंड लोन पेयर डोनर जो होता है वो क्या होता है? लुईस बेस होता है बेटा। ठीक है, दोनों चीजें समझ आ गई। आइए अब कुछ सवाल करके कोशिश करते हैं। पहला सवाल यही था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फॉलो ऑक्टेट रूल। देखो BCl3, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। अगर ये बॉन्ड बना लेता है यहां पे तो ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl। अगर आप देखोगे तो बोरोन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने, और अगर ये काउंट करे तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, यानी क्या ये हाइपोवेलेंट हो गया? ठीक है। CCl4 यस ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, पीछे बना हुआ है इसका चित्र। PCl5 नहीं करता है, ये हाइपर है, और ये अगेन हाइपो हो जाएगा। यस, तो ऐसे सवाल अब आप कर सकते हो, कौन करता है कौन नहीं करता है, नॉलेज होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, बस काम हो जाएगा आपका। यस, तो ऑक्टेट रूल हो ही गया। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लुईस एसिड, यानी लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जरा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्या ये वैसा ही है BCl3 जैसा? ये BF, ये F है, BF3, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लुईस एसिड का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आंसर ये हो गया। ये नहीं करेगा, ये लोन पेयर डोनर है, ये नहीं करेगा, ना लुईस एसिड है ना लुईस बेस है, ये लुईस बेस है,
ये लुईस बेस है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट पूरा होने के बाद अगर कोई लोन पेयर बचता है तो ये लोन पेयर डोनर होगा और ये लुईस बेस होगा और ये भी आपका लुईस बेस होगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को? आ जाइए, फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन O3। अब ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज होता क्या है? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? आइए आइए आइए। एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी एटम पे किस वजह से आएगा? या तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे कम हो जाए, प्लस आ जाएगा, या उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन असल में थे उससे एक ज्यादा हो जाए, माइनस आ जाएगा। अरे एक्स्ट्रा चार्ज ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फॉर्मल चार्ज। यानी कि जब कभी भी कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में जाकर बॉन्डिंग करेगा तो हो सकता हो कि उसको एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान भी हो जाए, हो सकता हो कि उसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा भी हो जाए। धंधा है साहब, है ना, मुनाफा और घाटा दोनों चलता है। तो मुनाफा और घाटा अगर हम चेक कर लेंगे तो हमको जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमको मिल जाएगा। इसी को तो कहते हैं फॉर्मल चार्ज। यानी अगर फॉर्मल चार्ज मुझे निकालना है तो मैं सिर्फ इतना सोच लूं कि मैं घर से जितने रुपए लेके निकला था, बाहर पहुंचने के बाद, बिजनेस करने के बाद मेरे पास कितने बचे हैं। अगर कम बचे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ज्यादा आ गए हैं तो माइनस हो जाएगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पैसों में नहीं। पैसों में तो पैसा खर्च होगा तो कम होता है, लेकिन यहां पर उल्टा चलता है बेटा। यहां पे इलेक्ट्रॉन कम होता है तो पॉजिटिव चार्ज लगता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा लगता है तो माइनस चार्ज लगता है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। एक बार सभी एक साथ बोलेंगे, बोलो क्या? MDJ और जुगाड़। अरे भैया दुनिया दीवानी इस चीज की। आइए आइए आइए, एफसी फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। दुनिया में इतना जल्दी फॉर्मल चार्ज कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जितने होने चाहिए का मतलब उसके पास फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देख लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट कहलाता है, सबको याद है, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरोन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7, नियोन के 8। इसी तरह से इनके नीचे नीचे वाले भी सेम चलेंगे। तो ये तो आपको पहले से पता है। फिर आपको क्या करना है, उस गिवन स्ट्रक्चर में देखना है कि अभी उसके पास कितने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम O3 उठाते हैं। O3 एग्जाम्पल उठाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, कभी पूछा तो यही पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या ये ऑक्टेट पूरा कर रहा होगा? ऑक्टेट पूरा कैसे करते हैं जरा देखो। 1 2 3 4। ऑक्टेट का मतलब है इस वाले घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी को ऑक्टेट बोलोगे। तो 4 अगर इधर हो गए तो 4 बच गए इधर, ये लो लोन पेयर निकल गए। इसी तरह से इसका भी अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो अगर 2 इधर हो गए तो 6 इधर बच जाएंगे, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा बेटा। ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और अगर बीच वाले का भी ऑक्टेट पूरा करना है तो जरा देखो, 4 तो इधर है, 2 इधर है, 6 और बचेंगे सिर्फ 2, ये 8। ये ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा। अब ऑक्टेट पूरा होने के बाद फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, आइए आपको सिखाते हैं फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और लगा दो इसके लोन पेयर, लगा दो इसके क्या, लोन पेयर लगा दिया। अरे लगा दिया ना राजा? ठीक है, लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमको करवाना है क्या, बंटवारा। अरे भैया अगर नुकसान और फायदे की बात करोगे तो अपना अपना तरफ का देखोगे कि नहीं देखोगे? यानी ये ऑक्सीजन तो सब कुछ ऑक्सीजन ही है। जब ये ऑक्सीजन घर से निकला होगा तो कितने लेके निकला होगा? इलेक्ट्रॉन 6 लेके निकला होगा, क्योंकि फ्री स्टेट में तो उसके पास भी 6 होते हैं। ये ऑक्सीजन भी जब घर से निकला होगा तो 6 लेके निकला होगा, और ये ऑक्सीजन भी लेके निकला होगा तो 6 लेके ही निकला होगा। यानी कि 6 6 6। ठीक है, जितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऑक्सीजन है। अभी इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं तो इधर इधर वाले काउंट करने का। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। OMG, अभी तो 7 है। अरे 6 - 7 बोलो कितना हो गया? -1। इसका फॉर्मल चार्ज आ गया इस वाले ऑक्सीजन का। यहां पर देखो जरा कितना है, 1 2 3 4 5 6 -5, बताओ इसका कितना आ गया? अरे +1 इसका फॉर्मल चार्ज आ गया। यहां पे देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, अरे 6
माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका फॉर्मल चार्ज आ गया। आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन में, ओजोन में सेंट्रल ऑक्सीजन, यही तो सवाल था, फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन O3, सेंटर वाले पे क्या था बेटा, +1 था, ये सेंटर वाले पे +1, ये -1, +1 -1 +1 -1, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इस तरह का सवाल आ जाए तो, इन कार्बोनेट आयन एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन और एवरेज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर विल बी रेस्पेक्टिवली, ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करोगे, ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करेंगे। देखो, तो ऑक्सो एनायंस में एवरेज फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सो एनायंस लाइक कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सल्फाइट, NO2 माइनस, है ना, और क्या होता है ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, है ना, ClO2 माइनस, और क्या चाहिए बताओ, है ना, यही है। ऐसी चीजें अगर वो पूछ ले तो क्या करना है, करते हैं, आ जाओ फिर। सिंपल सी बात है, एमडीजे ये कहता है इन सब में ऑक्सो एनायन है, मतलब सराउंडिंग एटम हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। टर्मिनल एटम जिसको बोलते हो आप, सराउंडिंग एटम क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। एमडीजे कहता है कि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, इफ ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्डेड, इफ ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड, जिसमें ओ डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है, या फिर ओ ऐसे भी डबल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब तो वही है, इस तरह की कंडीशन मिलेगी। इफ ऑक्सीजन इज ट्रिपल बॉन्डेड, जो कि ऐसा भी हो सकता है या इस तरफ 3 भी हो सकते हैं, तो यहां पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो फॉर्मल चार्ज आएगा -1, 0 और +1। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्डेड देखो तो उसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मल चार्ज होता है, उसका फॉर्मल चार्ज होता है क्या, ये लो, ये जुगाड़ हो गया। अब सर इस जुगाड़ से हम करें क्या, अरे तो मान ले तेरे को पूछा क्या सवाल, क्या था, ये रहा सवाल, सवाल यही था, कार्बोनेट आयन, यही था, कार्बोनेट आयन है, कार्बन बीच में, ऑक्सीजन कितने, 3 है, CO3 बना सकते हो ऐसे तो। फिर आप देख रहे हो कि उसके ऊपर माइनस कितना है, 2, 2 माइनस, यानी कि माइनस उन ऑक्सीजन पे होता है जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अभी पीछे सीखा, और बाकी बचा हुआ डबल कर दो, ये कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बन गई। एवरेज फॉर्मल चार्ज का मतलब है जितना माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस के जरिए इन तीनों पे घूमता है तो -2/3 हो जाएगा। और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है जितने बॉन्ड हो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डिवाइड बाई उतने टर्मिनल एटम्स कर दो, 1 2 3 4, अगर ये देख लो 4 बाई क्या हो जाएगा 3, अगर -2/3 और 4/3 आंसर कहीं दिख रहा है तो वो ऐसा कर सकते हो। आपकी प्रैक्टिस और करवा लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस और करवा लेते हैं, आइए आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करवा लेते हैं। मान लीजिए इतने सारे लिखे हुए हैं, आपको सल्फेट का निकालना है, क्या निकाल सकते हो, सल्फेट कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4, माइनस कितनों पे दिख रहा है राजा, 2 पे, यानी 2 सिंगल 2 डबल, बात खत्म, सल्फेट सिंगल वालों पे माइनस लगा दे, -2 है, कितने ऑक्सीजन है, 4 पे घूमेगा, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 6/4 है, बात खत्म, चलने का आगे, खटाखट चलने का, PO4 3- है, आगे बढ़ने का, फॉस्फोरस लिखने का, 4 ऑक्सीजन साइड में लगाने का, 3 पे माइनस लगाने का, यानी कि 3 सिंगल करने का और 1 डबल करने का, -3/4 एवरेज फॉर्मल चार्ज लिखने का, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये 5/4 लिख देने का, ये इसका एवरेज PO बॉन्ड ऑर्डर आ गया, एवरेज PO बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्या इसी तरह से तुम बाकी सबके निकाल सकते हो, क्या तुम SO3 2- का निकाल सकते हो, क्या तुम ClO4- का निकाल सकते हो, ClO3- का निकाल सकते हो, है ना, NO2- का निकाल सकते हो, तो कर लेना बेटा, ये आपके पास होमवर्क जा रहा है, देख देख के सीख सीख के कर लेना, क्योंकि 3 एग्जाम्पल में करवा चुका हूं। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन CO2 मॉलिक्यूल, कोवैलेंसी का मतलब क्या है, आ जाते हैं, ये ऐसा सवाल पूछता है, मान लो इस तरह का सवाल जो कि आता नहीं है इन जनरल, कोवैलेंसी
बेसिकली एक शब्द है जो एक ब्रॉड टर्म वैलेंसी से बना हुआ है, और वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होता है बेटा? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब एक एटम से आप दो चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो अगर वो नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, अगर वो मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। यानी कि फिर आप इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को दो जगह पर चेक करोगे अलग अलग तरीके से। जब किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को कोवेलेंट बॉन्ड में चेक किया जाता है तो वैलेंसी के आगे शब्द लग जाता है कोवेलेंट वैलेंसी। कोवेलेंसी क्या नाम हो जाता है बेटा उसका? कोवेलेंसी। सो द वैलेंसी ऑफ एटम इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, that means the combining capacity of atom in the covalent compounds, and the electrovalency is बेसिकली चेक्ड इन द आयनिक कंपाउंड, और ये आयंस की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर NaCl है तो इसका मतलब है ये Na प्लस है और Cl माइनस है, तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, आप बोलोगे +1, ऑफ क्लोरीन आप बोलोगे -1। इस तरह से लिखा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी को चार्ज के साथ लिखा जाता है। तो फिलहाल हम कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए कोवेलेंसी शब्द पर है। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, ये उसकी कोवेलेंसी होती है। क्या किसी एटम की कोवेलेंसी फिक्स्ड रहती है? नहीं, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि उस स्ट्रक्चर में वो कितना बॉन्ड बना रहा हो सकता हो एक एटम किसी एक स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड बना रहा हो, वही एटम जरूरत पड़ने पर किसी दूसरी स्ट्रक्चर में हो सकता हो 2 ही बॉन्ड बना रहा हो। इसीलिए कोवेलेंसी तो वेरी करेगी। कोवेलेंसी कभी भी किसी मॉलिक्यूल की नहीं होती, कंपाउंड की नहीं होती, वो उस मॉलिक्यूल और कंपाउंड में दिए हुए एटम्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां सल्फर की कोवेलेंसी को कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। ऑक्सीजन की एक बार में एक ही एटम की देखी जाती है इसलिए 2 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं तीनों ऑक्सीजन की। कार्बन की कितनी लिखोगे? 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन की कितनी लिखोगे? 2। यहां भी कार्बन की कितनी लिखोगे? 4, और हाइड्रोजन की कितनी लिखोगे बेटा? 1, एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है। बोरोन की लिखोगे यहां पे 3, और फ्लोरीन की कितनी लिखोगे? 1। आई होप इतने से एग्जाम्पल से आपको कोवेलेंसी की यादें जो हैं वो तरोताजा हो गई होगी। CO2 में कार्बन की कोवेलेंसी को अब हम कितना कर देंगे? आंसर 4। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी वो हमने कर ली हैं। अब हम इसके कोर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं, है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिने चुने एग्जाम्पल हैं जो आ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए स्पीसीज इन विच सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। पहला सवाल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। ए और ये रहा बी, इसके पास खाली डब्बा और इसके पास अगर लोन पेयर है तो ये इसको डोनेट कर देगा। इसको बोलते हैं ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। अगर आप इसको नॉर्मल बॉन्ड की तरह लिखना चाहो तो जिसने दिया उसके ऊपर +1 और जिसने लिया उसके ऊपर -1 रिप्रेजेंट कर सकते हो। हालांकि आपसे जो इसके अंदर सवाल पूछा जाता है वो एक ही तरह का सवाल होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो हमारे को बस खाली यहां पर मैं आपको बताते जाता हूं हमको क्या क्या करना है, बस केवल आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं। NH4+ होता है, PH4+ होता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। O3 में होता है, O3 में होता है, और आपके पास PCl6- में होता है, आपके पास BF4- में होता है, आपके पास H3O+ में होता है ना। देखो मैं मान के चल रहा हूं बेटा, बेसिक आपको पता है, मैं खाली ना रिवाइज करा रहा हूं। मैं पहले साफ बोल देता हूं। NO3- में होता है ना, NO2 में होता है। ऐसी स्पीसीज लिख रहा हूं मैं जिनमें होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आपके पास 9 नंबर आ जाए कि NH3.BF3 में होता है, आपके पास 10 नंबर आ जाए
ठीक है। और कौन जगह पे हो सकता है भैया, और कौन सी जगह पे हो सकता है जो आपको पूछी जा सकती है, रेयर होता है ये, है ना। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब है चार्जेस डेवलप होंगे एटम्स पे, और चार्ज जो है वो अनस्टेबिलिटी लेकर आता है। इसीलिए दुनिया में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम और नॉर्मल वाले कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होते हैं। इक्वल शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द अनइक्वल शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अनइक्वल मतलब मजबूरी, मजबूरी मतलब चार्ज। कौन एटम चार्ज खाकर बॉन्ड बनाना चाहेगा साहब। इसीलिए बहुत कम ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मजबूरी का नाम होता है। अदरवाइज ये ज्यादा होते और वो कम होते। तो इसीलिए गिने चुने मॉलिक्यूल्स हैं। आपका नीट लेवल यहीं पर खत्म हो जाएगा। नीट आपको खाली इनके पूछ लेगी, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ठीक है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नीट में तो आपका यही काम हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई, चलो तो ये इतने काफी है। और कभी आगे आया तो बता देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है अनइक्वल शेयरिंग से। है ये कोवेलेंट ही, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है बस ये रखना है। फिर आती है बात शेप और हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें हम बेसिकली कवर क्या कर रहे हैं, VSEPR थ्योरी। हम इसको VSEPR थ्योरी से समझ रहे हैं, हम इसको VSEPR थ्योरी से समझ रहे हैं। याद रखना, नोट लगा के लिख देना ओवरऑल, नोट लगा के यहां पे लिख देना, नोट लगा के लिख देना ओवरऑल ज्योमेट्री और शेप जो होती है, ज्योमेट्री और शेप एक ही बात होती है बेटा। ज्योमेट्री और शेप इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, माइंड मैप सीरीज में ना आए बेटा, है ना। माइंड मैप जो है ना वो बिगड़ जाएगा आपका। ये सीरीज खाली और खाली रिवीजन के लिए है। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में चाहे कुछ भी लिख दो कि बेसिक से पढ़ाओ, पूरा उड़ा दिया, आप कुछ भी लिख दो, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आजा यहां पर बेटा और 1-1.5 घंटे 2 घंटे में ये चैप्टर पढ़ा के दिखा दे। लोग बेवकूफ नहीं है जो पूरी पूरी रात रह के पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मैं भी पूरी रात खड़े रह के इस चैप्टर को पढ़ाता हूं। पूरी रात छोड़िए, हम 15 लेक्चर में पढ़ाते हैं। तो 15 लेक्चर में अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है और उसको आप 2 घंटे में पढ़ना चाह रहे हो, तो यार जरूरत को समझो। लेके बैठ गए बेसिक से सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, किस क्या क्या सोच के बैठ गए आप। मतलब मैं कोई डांट नहीं रहा हूं, आप सीधा आपके कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिए ना। 2 घंटे के अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने को मिल जाएगा, और क्या चाहिए, है ना। चलिए, तो यह आपने क्या देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप जो होती है वो डिसाइड किससे होती है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। यानी अगर मेरे को सिग्मा बॉन्ड के नंबर और लोन पेयर के नंबर निकालना आ जाए तो क्या मैं उसकी शेप बता सकता हूं? डेफिनेटली बता सकते हो। चलिए, तो मतलब समझ आया कि हमको करना क्या है भैया, सिग्मा बॉन्ड के नंबर और लोन पेयर कितने हैं निकाल लो, आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हो। नहीं सच्ची, नहीं सच्ची, ले भाई ले। तो हमको जो मॉलिक्यूल दिखेंगे वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमको देखने हैं, जैसे पी, है ना, जैसे PCl5, ऐसा लिखते हो आप, PCl5। तो ये जो फॉस्फोरस है ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम है। ये जो आपका क्लोरीन है ये आपका सराउंडिंग एटम है। तो ये कितने हैं, 5 हैं। तो ये AB5 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? तो अभी अगर अपन निकाल लें, अगर वैसे मैं बता दूं कि इसमें नहीं है तो फिर यहां 0 आ जाएगा। तो ये AB5L0 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। ये किस तरह का मॉलिक्यूल हो गया बेटा, AB5L0 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। यानी कि हमको इस B का नंबर और L का नंबर मिल जाए तो हम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं और फिर उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। जैसे A का मतलब सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। B का मतलब सराउंडिंग एटम हो गया। N का मतलब सराउंडिंग एटम का नंबर। हमेशा याद रखना, MDJ लिख रहा हूं, MDJ लिख रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड, MDJ लिख रहा हूं वो सुन लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड always equal to same, always equal to number of surrounding atoms। जितने सराउंडिंग एटम्स होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। कोई 5 सराउंडिंग एटम जुड़े हैं, माना कि उन्होंने बाद में पाई बना लिया होगा, लेकिन पाई हमको नहीं चाहिए, हमको खाली सिग्मा चाहिए। हमको क्या चाहिए, खाली सिग्मा। 5 जुड़े हैं तो 5 सिग्मा तो बने ही होंगे, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। L मतलब लोन पेयर, M मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर। लेकिन बात यह है सर,
पता चला है यहाँ पे तो, लेकिन नंबर निकालें कैसे? तो देख बेटा यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड द एन एंड एम। एन एंड एम का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। कैसे निकालें लोन पेयर? कैसे निकाले बेटा? आ जाओ, काउंट करो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको डिवाइड कर दो 8 से। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितने कितने से डिवाइड करना है? 8 से। जब हम डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है, वो कोशेंट हमारे किसके बराबर होगा? एन के, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के। किसके बराबर होगा? सिग्मा बॉन्ड के। अगर रिमाइंडर बचता है तो हम उसका आधा कर देंगे, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर के। ठीक है। और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है सर, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 कर देना। लोन पेयर इज 0 इफ रिमाइंडर नहीं बचता है। अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो लोन पेयर को क्या कर देंगे बेटा? 0 कर देंगे। आसान है यहां तक। डू नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन होता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हाइड्रोजन को आप कभी डिवाइड बाई 8 नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी जिंदगी में कभी ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता। हाइड्रोजन और हीलियम कभी अपने जीवन में ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकते। कारण बोलो क्या? क्योंकि वो 1s सबशेल होती है, और 1s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ ही नहीं सकते। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट नेवर कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, इसीलिए उनके लिए एक अलग टर्म यूज होती है, डुप्लेट टर्म यूज होती है उनके लिए। ऐसा कहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए भी ऐसा नहीं लगाएंगे। अब आपको परेशान नहीं होना है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या है, NO है, NO2 है, ClO2 है, CH3 है, CF3 है। इस तरह की कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं जिनमें हमको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। परेशान, फिर बोल रहा हूं, परेशान मत होना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज गिनी चुनी 5-6 हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से मैंने ये लिख दिए यहाँ पे 5-6। ठीक है, तो इनके लिए अलग से देख लेंगे, इसकी फिक्र नहीं करने का। और हाइड्रोजन जब सराउंडिंग हो, वो तो और आसान हो जाने वाला है, इससे जल्दी हो जाएगा वो तो, है ना। तो देखो पहले हम बिना हाइड्रोजन वाले केस कर लेते हैं। जरा देखो, अगर हमारे पास 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर आता है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी कि अभी हमने बिना लोन पेयर वाले केस लिए हैं। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे बेटा, है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, अच्छा प्लेनर नॉन प्लेनर भी मैं साथ में मेंशन कर दूंगा, है ना। प्लेनर नॉन प्लेनर भी मैं साथ में मेंशन कर दूंगा। ये प्लेनर है, ठीक है, ये है आपके प्लेनर, ये दोनों स्पीसीज। ये आपका नॉन प्लेनर, ठीक है, और ये भी आपका क्या है? नॉन प्लेनर होगा। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाए, उसको बोलते हैं प्लेनर। और अगर सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं आ पाए, वो स्पीसीज हो जाती है नॉन प्लेनर। ये सारे नॉन प्लेनर हैं, वो आपका प्लेनर है। ऊपर के 2 प्लेनर हैं बस, बाकी क्या है? नॉन प्लेनर है। तो प्लेनर नॉन प्लेनर वाले सवाल भी कर सकते हो। इनके नाम लिखे हुए हैं, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाईपिरामिडल। ये नाम आप याद कर लेना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और एंगल लिखे हुए हैं, यानी 180 डिग्री का एक एंगल, 120 डिग्री के 3 एंगल, 109.5 डिग्री के 6 एंगल, 120 डिग्री के 3, 90 के 6 और 180 का एक। सवाल पूछा जाएगा कौन सी ज्योमेट्री में एक ही तरह का एंगल नहीं होता? तो यहाँ पे एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के हैं। 6 हैं, लेकिन 6 की 6 वैल्यू सेम है। और यहाँ 2 तरह के हो गए, 2 मतलब आप 3 तरह के बोलोगे, बट मैं कह रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एक से ज्यादा तरह के एंगल, इसमें भी एक से ज्यादा तरह का एंगल, और इसमें भी एक से ज्यादा तरह का एंगल प्रेजेंट है। फिर आता है लोन पेयर वाले केस को देख लेते हैं हम। लोन पेयर वाले केस को, तो ये रहा आपके 2-1 2-2 बेंट हो गया, बेंट हो गया, ये बेंट हो गया। ये आपको ये प्लेनर होंगे आपके, इसमें बता देता हूं प्लेनर और नॉन प्लेनर। ये आपका सीसो भी नॉन प्लेनर है, पिरामिडल है वो भी नॉन प्लेनर है। बेंट टी वापिस, ये आपके वापस दोनों के दोनों नॉन प्लेनर हो गए। फिर ये बेंट टी लीनियर, ये आपके वापस प्लेनर हो गए। जरूरी है, ऐसे सवाल भी पूछ लेता है, इसमें भी सारे एटम एक ही साथ आ जाएंगे। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ये तो नाम से पता लग रहा है, ये आपका नॉन प्लेनर हो गया। ये आपका प्लेनर नाम से पता चल रहा है, और ये दोनों वापस से वापस आपके नहीं, ये भी आपका
ये आपका प्लेनर हो गया, ये आपका नॉन प्लेनर हो गया, और ये आपका प्लेनर हो गया। तो देख लेना बेटा, इसमें प्लेनर नॉन प्लेनर का गेम जो है वो अलग है, इसमें प्लेनर नॉन प्लेनर का क्या है, गेम है वो अलग है। अब ये रहा आपका जादू, जुगाड़। अगर आपको n प्लस एम की वैल्यू को टोटल करना आता है, कर सकते हैं। 2 और 1 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 1s और 2p मिक्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 और 2 4, यानी कि 1s px py pz sp3। 5s px py pz dz स्क्वायर। आपसे पूछा जाए sp3d में कौन सा d यूज होता है, dz स्क्वायर। आपसे पूछा जाए sp3d2 में कौन से 2d यूज होते हैं, ये रहा ये रहा। आपसे पूछा जाए sp3d3 में कौन से 3d यूज होते हैं, ये d यूज होते हैं। यानी साथ के साथ आप इस तरह का सवाल भी कर पा रहे हो कि कौन सा d यूज होगा। ठीक है भाई, तो ये रहे आपके हाइब्रिडाइजेशन। 2 हैं तो sp2 का मतलब 1s 1p 2 1 2 sp sp sp2 sp2 टोटल 3 हो गए। sp3 sp4 नहीं होता तो sp3d sp3d2 sp3d3, समझ गए, टोटल होनी चाहिए ये, समझ गए बेटा। चलो तो अब आप करते हैं सवाल। पहला सवाल SO2। पहला सवाल क्या है बेटा, SO2। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 टोटल निकलने हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 6 6 उनके भी होंगे, डिवाइड बाई 8 कर दो। कितने हुए, कितने हुए, 18 डिवाइड बाई 8 हो गए क्या, कितना होगा। पहली चीज क्या इसका क्वोशंट आएगा, कितना 2। फिर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। यानी कि ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका m। क्या लिखोगे इसको, AB2L1। बोलो क्या लिख दोगे, बेंट शेप। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंट शेप हो जाएगा। और 2 और 1 यानी कि 3 है, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना लिख दोगे, 3 है, 2 और 1 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसी तरह से 6 6 6 और 6 टोटल, क्योंकि एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, डिवाइड बाई 8 करोगे, कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 8 करोगे, क्वोशंट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्या रिमाइंडर आएगा, 0। क्या लिख दोगे इसको, AB3L0। 3 और 0 3। अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp2 बट द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसी हो जाएगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसीलिए जो टीचर हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री सिखाते हैं उनके लिए ये भी बात जरूरी है बेटा, उन बच्चों के लिए परेशान मत होना बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो शेप अलग अलग हो सकती है। इसीलिए पहले शेप पढ़ो फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो, ताकि पता रहे। पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के शेप पर जाओगे, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। गलत नहीं है तरीका, लेकिन कंफ्यूजन मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्या निकालनी होती है, PCl5। PCl5 फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं, 5। 7 इंटू 5, क्योंकि हर एक क्लोरीन के पास 5 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 8। क्या क्वोशंट आ जाएगा यहाँ पे 5, क्या रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो क्या लिखोगे इसको, AB5L0 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 और 0 5, हाइब्रिडाइजेशन का नाम बोलो, sp3d। क्या नाम हो जाएगा इसका, sp3d। PCl3 फॉस्फोरस 5, ठीक है, 5 प्लस बोलो 7 इंटू 3 और डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 8। कितना हो जाएगा ये, 26 डिवाइड बाई कितना 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 कितना, 8। बताओ क्या क्वोशंट आएगा, 3। क्या रिमाइंडर आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या 2/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। बोलो क्या लिखोगे, AB3L1। क्या नाम हो जाएगा इसका, पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, पिरामिडल। नाम पहले पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या, sp3। 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। NO2 प्लस। प्लस वालों को कैसे करें, प्लस वाला का मतलब है एक माइनस कम कर दो। जैसे नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के कितने होंगे, 6 + 6 - 1 क्यों किया, बताओ, क्योंकि एक प्लस है, प्लस है, जितना प्लस उतना कम कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जितना माइनस उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दो। ठीक है भाई, लिख लेना इस बात को। कितना हो जाएगा ये, 6 6 12 5 17 - 1 16 डिवाइड बाई 8 करोगे, कितना होगा राजा, क्वोशंट आएगा 2। क्या रिमाइंडर कुछ आएगा, नहीं रे। इसका मतलब है ये AB2L0 आ जाएगा। बोलो क्या बोल दोगे इसको, लीनियर बोलोगे या नहीं बोलोगे, लीनियर। 2 और 1 0 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp।
NO3 माइनस, बोलो 5, बोलो क्या 6, बोलो क्या 6, बोलो क्या 6, -1 नहीं +1, क्यों? क्योंकि माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना होता है। अब जरा काउंट करो कितना हो रहा है, अब जरा काउंट करो कितना हो रहा है। नाइट्रोजन ये 6 6 6 कितने हो गए? 18, 18 + 5 कितने हो गए? 23, 23 + 1 कितना हो गया? 24, 24 डिवाइड बाई 8, क्वोशंट आया 3, रिमाइंडर आया 0, बोलो क्या लिखोगे? AB3L0 ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। PCl6 माइनस, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस के कितने होते हैं? 5, 6 × 7 और प्लस क्या करोगे? 1 डिवाइड बाई 8 कर दो, बताओ कितने हो गए? 6 42 6 48 कितना हो जाएगा इसमें? 80 48 डिवाइड बाई 8, क्वोशंट कितना आएगा? 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, बोलो क्या लिखोगे इसको? AB6L0 लिखोगे। और AB6L0 यानी मतलब क्या हो गया? क्या ये ऑक्टाहेड्रल हो गया बेटा? ऑक्टाहेड्रल लिख दो या स्क्वायर बाई पिरामिडल लिख सकते हो। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? sp3d2 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। फिर ये है SF4, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन के साथ कितने हैं? 4, डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 8 कर दोगे। कितना हुआ? 34 डिवाइड बाई 8 कर दिया, कितना गया? क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 बन गया AB4L1, नाम हो गया C100 और 4 और 1 5 यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? sp3d। क्लियर है? चलो, अब बात आती है कि अगर आपको सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो तो फिर हमने कहा था कि वो डिवाइड बाई 8 वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। लेकिन मजे की बात पता क्या है? व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन तो n का मतलब क्या है यहां पे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। n तो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, n तो उतने ही होंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सीधी बात है। बताओ कितने हैं? 4 हैं तो AB4 लिख दो, कितने हैं? 3 हैं तो AB3 लिख दो, कितने हैं? 4 हैं तो AB4 लिख दो, कितने हैं? 2 हैं तो 2 लिख दो, कितने हैं? 3 हैं तो 3 लिख दो। अभी लोन पेयर कैसे निकालने का? अभी नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का। ये लोन पेयर कैसे निकालने का बेटा? लोन पेयर निकालने का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंटर में बैठे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का माइनस कर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और डिवाइड बाय कर दो 2। मतलब सुनो 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 सुनो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, इसके कितने हैं? 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4, 4 में से 4 गए, डिवाइड बाई 2 करो, 0 आएगा, L0 लिख दो। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 5 होते हैं, 5 में से 3 गए, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितने हो जाएगा? 1। ये लो। 4, इसके कितने होते हैं? 5, इसके कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। अगर प्लस है तो उसको पहले से कम कर दो, अगर प्लस है तो उसको पहले से कम कर दो, अगर प्लस है तो उसको पहले से कम कर दो। यानी कि यहां पे हम 4 लिखकर 4 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे 0, यानी कि यहां L0 हो जाएगा। प्लस वाला समझ आया? प्लस वाला समझ आएगा, माइनस वाला भी समझ लो, NH2 माइनस, अभी नीचे दिखा दूंगा, माइनस वाला भी समझ लो। आ जाओ, H2O, H2O ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने हैं? 6, 6 होते हैं। अभी 2 चले गए, डिवाइड बाई 2 कर दो, 4/2 कर दोगे, कितना आ जाएगा? लोन पेयर 2, तो ये L2 हो जाएगा, AB2L2। यहां देखो, यहां देखो, ऑक्सीजन के पास होते कितने हैं? 6, पहले से एक कम कर दो, क्यों? क्योंकि एक प्लस है। फिर इसमें और कम कर दो, कितने? 3। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पे भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 5 है, 5 में से एक कम कर दो, 1, फिर और कम कर दो 4, डिवाइड बाई 2 कर दो तो 0 आएगा। यहां पे भी ऐसे ही होगा, कितना? डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? ये 2/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि ये L1 हो गया। माइनस वाले में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यानी कि माइनस में नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 + 1 माइनस कितना कर दूं? -2 कर दूं, बताओ कितना हो जाएगा? ये 6 - 2 है ना, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका AB2L2। अरे वाह सर, फटाफट हो गया। हाइड्रोजन वाले तो केस ही फटाफट हो गए। अब देखो 4 और 0, क्या ये टेट्रा होगा? क्या ये sp3 होगा? यस। 3 और 1, 3 और 1, क्या ये पिरामिडल होगा?
क्या ये sp3 होगा? होगा। 4 और 0, क्या ये टेट्रा होगा? होगा। क्या ये sp3 होगा? होगा। क्या ये 2 और 2 बेंट होगा? होगा। क्या ये sp3 होगा? होगा। क्या ये 3 और 1 यानी कि अगेन ये पिरामिडल होगा? होगा। क्या ये sp3 होगा? होगा। 2 और 2 यानी कि ये बेंट होगा? होगा। क्या ये sp3 होगा? होगा। समझ गए बात को? समझने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो यहां तक की बात क्लियर है सबको? और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आइए। अच्छा, एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताता हूं। लो, हाइड्रोजन, या यूं समझ लो, इधर आ जाओ, MDJ, ये वाला जुगाड़ जब सराउंडिंग एटम हैलोजन हो तब भी लगा सकते हो। मजा आ गया ना? मतलब ये हाइड्रोजन वाला जो केस है ना, ये तुम सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन की छोड़ो, हेलोजन हो तब भी लगा सकते हो। जैसे ये रहा आयोडीन, पहली चीज, क्या मैं इसमें Ab4 लिख दूं? लिख दो। पहली चीज, I3-, इसको देखकर बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, अरे बेटा एक आयोडीन तो बीच में होगा और 2 आयोडीन जुड़े होंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, I2- टाइप, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? Ab2 लिख दूं, क्योंकि एक तो सेंट्रल है, ये तो सेंट्रल एटम होगा कोई एक तो, 3 आयोडीन में से, क्योंकि तीनों आयोडीन ही है इसलिए इनको एक साथ I3 लिख दिया। तो ये Ab4 हो गया, ये Ab2 हो गया, और ये भी Ab2 हो गया। अब देखो देसी जुगाड़, आयोडीन के वैलेंस शेल में होते हैं कितने हैं? 7। 7 में से 4 चले गए, जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के नंबर माइनस करते हैं, 7 में से 4 चले गए, है ना, और फिर माइनस है तो 7 का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर 4 चले गए, डिवाइड बाई 2 कर दो। माइनस है तो हम +1 लगा रहे हैं यहाँ पे, इस माइनस का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, यानी कि L2 आ गया, Ab4L2 आ गया। उसी तरह से ये देखो, यहां पर भी 7 है और एक एक्स्ट्रा है, आयोडीन, -7 1, कितने चले गए? सिर्फ 2 ही गए, है ना, कितने चले गए? तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 8 कर दोगे, सॉरी डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। कितना हो गया? 7 8 में से 6/2 कितना हो जाएगा? 3, यानी लोन पेयर हो गए 3, Ab2L3। उसी तरह से आयोडीन कितने होते हैं? 7, प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ऐड नहीं हुआ, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, और फिर और 2 और कम हो गए, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि हो जाएगा Ab2L2। अब बताओ क्या नाम लिख सकते हो? क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे बेटा? sp3d2 लिख दो। क्यों? क्योंकि 4 और 2 6 है। 2 3 को बोलते हैं बेटा लीनियर, क्या बोलते हैं इसको? लीनियर होता है। तो 3 और 2 5, तो बताओ क्या sp3d होता है बेटा? यस। अच्छा बताओ कि ICl2-2 बताओ क्या इसको बेंट बोल दूं या नहीं बोल दूं? बोल दो। क्या इसको sp3 बोल दूं? यस। हमने बेंट और लीनियर दो शेप को दो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा है, तो यानी कि हमने वो भी मैं आपको बता देता हूं, हमने दो तरह की शेप पढ़ी है। एक हमने Ab2L1 और Ab2L2, ये दोनों के दोनों बेंट हैं, दोनों के दोनों बेंट हैं, मतलब आइसो स्ट्रक्चरल हो गए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा Ab2L0 और फिर हमने पढ़ा Ab2L3, ये दोनों के दोनों लीनियर हैं, यानी कि ये भी आइसो स्ट्रक्चरल हो गए। ये भी क्या हो गए? आपके आइसो स्ट्रक्चरल हो गए। याद रहेगा ये? तो ऐसा सवाल आया कि कौन सी स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल है, कर सकते हो। ये दो आपस में आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, है ना, L1 कर देना इसको, Ab2L1, और ये आपस में लीनियर लीनियर। बेंट बेंट हमने 2 बार पढ़ा है, लीनियर लीनियर भी हमने 2 के लिए पढ़ा हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो ये सवाल कुछ इस तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है भाई, कर सकते हो आप। अब आप कौन कौन से सवाल कर सकते हो? दी गई फॉलोइंग स्पीसीज में
शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, एक ही चीज है ज्योमेट्री शेप, है ना। और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन सी स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल है, कौन सी दो स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम है बट द शेप जो है वो अलग अलग है। ऐसे भी सवाल कर सकते हो, जैसे sp3d है। जैसे एक सवाल है ना, देखो एक सवाल उन बच्चों के लिए जो पहले पहले पढ़ते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन, और फिर पढ़ते हैं क्या, दूसरी चीजें। तो पहला सवाल, which of the following geometry associated with sp3d hybridization? sp3d हाइब्रिडाइजेशन से एसोसिएटेड ज्योमेट्री क्या है ना, इस मान लीजिए द फॉलोइंग ज्योमेट्री एसोसिएटेड विद, पहला मैंने लिख दिया इस पे सी सो, ठीक है, क्या लिख दिया, सी सो। दूसरा मैंने लिख दिया बेंट टी शेप। तीसरा मैंने लिख दिया इस पे लीनियर। और चौथा मैंने लिख दिया ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज जाएगा, क्योंकि इन सब का हाइब्रिडाइजेशन तो वही होता है। देखो AB4L1 5 हो गया, AB3L2 है ना, ए 3 और 2 5 हो गया, फिर आपका आएगा AB2L3 ये भी 5 हो गया। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग है, इसीलिए ये लफड़े में नहीं पढ़ने का बाबू, है ना, किधर भी नहीं पढ़ने का, इधर यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ने का, किधर भी किसी बैच में भी लफड़े में नहीं पढ़ने का, वरना ऐसे सवाल में एकदम गच्चा खा जाएगा तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इन सब का होता है, शेप अलग अलग है, यानी कि ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकालो तो तकलीफ में पड़ सकते हो, शेप से हाइब्रिडाइजेशन निकालो मेरे लिए तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। बाकी आपको अगर आता है वो सब चीजें तो करिए, बिल्कुल करिए, नो डाउट करिए, धनाधन करिए, टनाटन करिए। टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन पहले ही करा चुका हूं ऑलरेडी, ये आपके लिए गिफ्ट है ना, पहले ही जब वहां पे बताया था तभी मार्क कर दिया था मैंने, ये देखो तभी मार्क कर दिया था। ये sp3d पहला जिसमें dz स्क्वायर 2 है तो dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर, 3 है तो dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर और dxy, तो बस कुछ नहीं है, वही चीज वापस लिखी हुई है, ये देखो वापस वही लिखी हुई है। तो ये इसको ऐसे कर दो। सवाल कैसा आएगा, सवाल ऐसा आएगा, विच ऑफ द डी ऑर्बिटल, विच डी ऑर्बिटल इज यूज्ड बाय s एटम इन सल्फर एटम इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ SF6। तो करने का कुछ नहीं, SF6 लेके आने का, सल्फर के पास 6 हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, यानी AB6 तो आएगा ही। अब 6 के 6 काम आ गए तो लोन पेयर हो गया 0। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो डिवाइड बाई 8 वाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वो उस तरह से कर रहा हूं कि हेलोजन सराउंडिंग में है तो हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। AB6L0, जैसे ही AB6L0 आया हमको पता चल गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। जैसे ही इसका हाइब्रिडाइजेशन d2 हुआ हमको पता लग गया कि dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगर वो कंप्लीट सेट पूछे, अभी तो सिर्फ d पूछा है, अगर कंप्लीट सेट पूछे तो फिर क्या आएगा, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तो आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, sp3, ये तो इस तरह हो जाएगा। तो देख लो sp3d2 है ना, एक s3p, एक s3p 2d लिखे हुए हैं बेटा, इस तरह से आप कर सकते हो। एक नोट लिखो कि अगर d ऑर्बिटल इज नॉट सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, तो वो जो है, हाँ इसको इसको रहने दो, ए वाला नोट देखो, उसको रहने दो, इसको हटा देता हूं मैं, एक ही बात है, वो लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है इसलिए रखा हुआ। इफ सेंट्रल एटम वांट्स टू यूज इट्स डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर कोई सेंट्रल एटम किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन करना चाहता है, sp3d, sp3d2, sp3d3, यानी कि डी का उपयोग करना चाहता है, तो डी का उपयोग करने के लिए ये जरूरी है, डी का उपयोग करने के लिए ये जरूरी है कि न्यूक्लियस जो है वो डी को, जैसे एस ये रहा, फिर पी ये रहा और डी ये रहा,
है ना। तो ये डी रहा, तो ये जरूरी है कि इधर से इधर जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो। अगर ये जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और मिक्सिंग क्या हो जाएगी बेटा, आसान हो जाएगी। यानी कोई सेंट्रल एटम चाहता है कि वो अपने डी ऑर्बिटल्स का यूज करे, तो वो डी ऑर्बिटल पास में आने चाहिए एस और पी के साथ, तभी तो sp3d sp3d2, यानी एस और 3p के साथ अगर आप डी का उपयोग करना चाहते हो तो डी का पास होना जरूरी है। और डी का पास होगा कब, जब डी पर, जब इस सेंट्रल एटम पर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब सराउंडिंग एटम कैसा होगा बेटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हेन surrounding atom is high electronegative element, then positive on central atom increases, Z effective increases, contraction of D occurs, है ना, contraction of D occurs, D का contraction होगा, easy mixing हो जाएगी with SNP। यानी कि यहां से हमको समझ में आया, यहां से हमको समझ में आया कि आपने XCF6 सुना है लेकिन आप XCH6 एग्जिस्ट नहीं करता। कारण बोलो क्या, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, sp3d3 हो जाएगा, लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 नहीं हो सकता, कारण यहां के डी मिक्स नहीं हो सकते। तो आपके लिए याद रखना है ना, जनरली सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होगा तो डी का यूज नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये आपका MDJ हो गया। तो इसीलिए जब D की जरूरत पड़े और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो तो यूज नहीं होता। इसीलिए जब भी सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होता है तो आप sp3d sp3d2 sp3d3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखते हो बेटा, क्योंकि D का उपयोग हो ही नहीं सकता। आपने SF6 सुना होगा लेकिन आपने SH6 नहीं सुना होगा, कारण ये sp3d2 पॉसिबल है लेकिन sp3d2 इधर पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से आपने PCl5 सुना होगा, आपने PF5 सुना होगा, आपने लेकिन PH5 नहीं सुना होगा, क्योंकि sp3d यहां हो ही नहीं सकता, यहां sp3d आपका बन जाएगा। तो जो D जैसे D वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ये देखो कि इन मॉलिक्यूल्स के नहीं एग्जिस्ट करने की वजह क्या है, कारण क्या कोवेलेंसी कारण है, नहीं है। 6 कोवेलेंसी यहां पर भी है जिनोन की, 6 कोवेलेंसी यहां भी है, कोवेलेंसी की कोई कारण नहीं है। क्या सराउंडिंग एटम के साइज की कोई वजह है, नहीं है, ये भी छोटे हैं, ये भी छोटा ही है, तो कोवेलेंसी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये रही बेटा जो मैंने समझाया कि अगर हाइड्रोजन होता है तो डी का यूज नहीं हो सकता, मतलब डी पास नहीं आता, और डी पास नहीं आता तो डी यूज नहीं हो पाता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाता। क्लियर है, समझ में आया क्या। तो इस तरह के ये कॉमन एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा तो कोई कभी पूछेगा नहीं आपसे। फिर बात आती है बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान। सबसे पहले अगर आप VSEPR थियरी से देख लो, इफ मॉलिक्यूल इज AB2L0 और AB2L3 देन थीटा इज मैक्सिमम 180 डिग्री। इससे ज्यादा दो बॉन्ड के बीच में एंगल हो ही नहीं सकता। यानी कि सबसे पहले चेक करो, VSEPR लगाओ, कह रहा कोई लीनियर है क्या, अगर कोई लीनियर है और उसको मैक्सिमम पूछ रहा है तो फिर उससे बड़ा मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता। अरे दो बॉन्ड के बीच का एंगल क्या 180 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, दो बॉन्ड इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते बेटा। दो बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 2। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका पहली वाली चीज से काम नहीं हो रहा है तो आप हाइब्रिडाइजेशन पे आओ। हाइब्रिडाइजेशन में sp, फिर sp2 और sp3, ठीक है। तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर घटता है तो एंगल कम हो जाएगा, एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एस एंगल की दुकान है, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता है ना, कि मैंने बैचेस वगैरह में पढ़ाया हुआ है ना। यहाँ पर थोड़ी समय की किल्लत रहती है, इस वजह से ऐसी चीजें नहीं बताई जाती। अब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया है ना, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो तो हम ऐसे आंसर कर देंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो हम दो तरफ चलेंगे, चेक करेंगे कि हमारे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है
या हमारे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। अगर नहीं है तो गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जैसे ये रहा CCl4, ये हो गया आपका SiCl4, है ना, जैसे ये रहा, तो आप ये देखोगे कि ये आपका Ab4L0 है और ये भी आपका Ab4L0 आएगा। ये आप बाद में प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो, मैंने पीछे सिखा दिया आपको। आप ये मत देखना कि यहाँ पे मैं याद करके आया हूँ, नहीं, आप निकाल दो। कार्बन के पास 4 होते हैं, चारों चले गए तो लोन पेयर कुछ नहीं बचेगा। सिलिकॉन के पास भी 4 होते हैं, चारों चले गए, क्योंकि सराउंडिंग में हेलोजन है तो हाइड्रोजन वाला जुगाड़ लगा सकते हो। तो देखो क्या लोन पेयर एब्सेंट है, दोनों स्पीसीज जिनको कंपेयर किया जा रहा है उनके पास लोन पेयर नहीं है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो दोनों का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का बॉन्ड एंगल कैसे करेंगे हम, इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, एक स्पीसीज में है, एक में 0 है, एक में 1 है, एक में 2 है, कंपेयर करवाए हुए, है ना, आपको कंपेयर करवाते हुए स्पीसीज में अगर लोन पेयर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो फिर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ाओ, एंगल घटाओ। लोन पेयर ज्यादा होगा तो एंगल क्या होगा बेटा, कम होगा, है ना। लोन पेयर क्रोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ आर सेम, अब फंस गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर जिन 3 स्पीसीज को कंपेयर किया जा रहा है उनके सेंट्रल एटम पे एक 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 लोन पेयर है, अब क्या करोगे, लोन पेयर के नंबर भी सेम हो गए, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया। तो फिर हम सबसे आखिरी स्टेटमेंट पे आते हैं और वो है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो ये बेसिकली एक जुगाड़ है ना, ये एक है ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस ट्रिक को क्या करना है बेटा, फॉलो स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। याद है, ये सबसे लास्ट में लगानी है आपको इस केस में जब सेंट्रल एटम पर हो। चलो खैर, नीट लेवल के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। CO2 एंड SO2, मुझे ये पता है कि ये Ab2L0 होता है और ये Ab2L1 होता है। जिसको पता है कि ये लीनियर है और ये बेंट है, बेंट और लीनियर में हमेशा लीनियर का एंगल ज्यादा होगा। उसी तरह से ये Ab2L0 है, ये आपका Ab3L0 आएगा और ये आपका Ab4L0 आएगा। आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 है, इसका sp2 है और इसका sp है, sp sp2 sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट हो तो भी आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। जरा यहां देखो, क्या ये Ab4L0 है, लेकिन ये Ab3L1 है, ये Ab2L2 है। अब इनमें देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट लोन पेयर नंबर डिफरेंट है, तो लोन पेयर इंक्रीज, एंगल डिक्रीज। बताओ, 0 लोन पेयर सबसे ज्यादा एंगल होगा, ठीक है, उसके बाद 1 लोन पेयर उससे कम और उससे कम 2 लोन पेयर वाले का हो जाएगा, ये एंगल हो गया। ये नीट के हिसाब से तीसरे नंबर का एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BF3 BCl3, यहां देखो ये सब के सब क्या Ab3L0 हैं, ऑल आर Ab3L0 और sp2 लोन पेयर एब्सेंट एट सेंट्रल एटम इन ऑल, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बेटा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहां पे सेम हो जाएगा। समझ में आया। फिर आता है NCl3 PCl3 ASCl3। जरा देखते हैं इसमें क्या है। इन सब में ये सब के सब Ab3L1 है ऑल, ठीक है, लोन पेयर नंबर सेम, हाइब्रिडाइजेशन sp3 सेम इन ऑल। तो फिर क्या देखेंगे, देन किसकी साइज बढ़ रही है, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, सराउंडिंग एटम तो वही है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर से इधर आने पर डिक्रीज हो जाएगा। ये यहां पर भी सेम है, ये सब के सब Ab3L1 है, अगेन ये सब के सब sp3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर F से बड़ा Cl से बड़ा Br, क्योंकि सेंट्रल एटम तो क्या है, सेम है। समझ में आया बॉन्ड एंगल। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, आइए।
चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आइए। NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। देखिए NO2 प्लस, क्या ये Ab2L0 है? क्या ये Ab2L0 है? यस और नो? क्या ये Ab2L0 है? बिल्कुल है, तो ये तो मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो बेटा, इन दोनों को देखो, ये आपका Ab3L0 आएगा और ये आपका Ab2L1 आएगा। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp2, बट नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है। तो लोन पेयर ज्यादा होगा तो एंगल क्या हो जाएगा? कम। तो इसलिए NO2 प्लस के बाद NO3 माइनस और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? NO2 माइनस। यानी कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है और ये बेंट है, तो बेंट का एंगल कम होता है। ये देखो, यहां देखो, ये लीनियर है और ये बेंट आएगा, तो लीनियर और बेंट में लीनियर का होता है ज्यादा। यहां पर देखो, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो ये बराबर हो जाएंगे एंगल, है ना। ये जो है लीनियर, लीनियर शेप PSC PR से तीनों बराबर हो जाएगी। ये आपका Ab4L0 आएगा और ये भी आपका Ab4L0 आएगा, बराबर कर दो, क्योंकि लोन पेयर इज एब्सेंट, लोन पेयर इज एब्सेंट एट सेंट्रल एटम इन बोथ स्पीसीज। इसीलिए एंगल को हमने क्या कर दिया बेटा? बराबर कर दिया है। आगे चले भैया, ठीक है। बॉन्ड एंगल के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन 10 में से आंसर सीधा सीधा सवाल टपक जाएगा। फिर आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? बॉन्ड जब बनता है तो दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग। वो दो ऑर्बिटल कैसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। HO का मतलब क्या है बेटा? HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या क्या हो सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp, sp2, sp3 सारे हो सकते हैं ना। जो भी हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा उस ऑर्बिटल का नाम हो जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ उसमें एक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है। हो सकता हो वो किसी दूसरे स्पीसीज के ऑर्बिटल से मर्ज हो रहा हो, किसी एटम के, वो भी सामने भी हाइब्रिड ही हो। हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड से भी सिग्मा बनता है और हाइब्रिड प्लस प्योर से भी हमेशा सिग्मा बनता है। यानी आप तो दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल में से अगर एक एटम का भी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ तो भी सिग्मा ही बनेगा। दोनों हाइब्रिड है मिलने वाले तो सिग्मा हो गई, और अगर नहीं है, एक हाइब्रिड है एक प्योर है, तो फिर सिग्मा ही होगा। यानी हाइब्रिड चाहे एक बार ही आ जाए सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता हो, जैसे सेंट्रल एटम ही नहीं होता, H2 कोई सेंट्रल नहीं है, किसको सेंटर बोलोगे? ये भी किनारा ये भी किनारा, तो सेंट्रल एटम ही नहीं है। HF कोई सेंट्रल एटम नहीं है, HCl कोई सेंट्रल एटम नहीं है, Cl2 कोई सेंट्रल एटम नहीं है। यानी डाई एटॉमिक स्पीसीज, क्या बोला मैंने? डाई एटॉमिक स्पीसीज। ऐसी डाई एटॉमिक स्पीसीज जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कंसीडर करती है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो फिर इसका मतलब है इधर वाले का प्योर ऑर्बिटल और सामने वाले का भी प्योर ऑर्बिटल, यानी कि जैसे H और H है तो 1s और 1s बना लेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये प्योर प्लस प्योर में सिग्मा और पाई दोनों बन सकते हैं। प्योर प्लस प्योर में सिग्मा और पाई क्या हो सकते हैं बेटा? दोनों बन सकते हैं। तो आइए, कितने तरह के प्योर और प्योर के कॉम्बिनेशन हो सकता है? S और S का कॉम्बिनेशन हो सकता है, S और P का कॉम्बिनेशन हो सकता है, P और P का कॉम्बिनेशन हो सकता है, P और D का कॉम्बिनेशन हो सकता है, D और D का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आपकी NCERT तो खाली यहां तक ही इंपॉर्टेंट चलती है, SP, SS, SP और PP तक इंपॉर्टेंट चलता है बस, है ना। इसके अलावा बाद में तो पूछने वाली बात है। खैर हम सारे देख लेंगे, कोई बात नहीं। दो तरह की ओवरलैपिंग को हम मेनली मानते हैं। एक वो ओवरलैपिंग जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है, सॉरी, जिसमें ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस, अच्छा, हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को दो तरह के ओवरलैपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ENA, INA। INA का मतलब होता है बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वो एक्सिस जिस पर दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे,
है ना, एक्सिस जिस पर दोनों के न्यूक्लियस मौजूद हैं, या यूं कहें एक्सिस जिस पर दोनों चलकर आएंगे। ठीक है, तो ये होता है कोएक्सियल हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये होता है कोलेटरल। कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बनता है, और कोलेटरल से हमेशा क्या बनता है बेटा, पाई बनता है। ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर होता है। अगर मान लो ये INA है, तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होगी बेटा, उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है, पाई बॉन्ड बोला जाता है। और अगर ये आपका है और इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, तो इसको बोला जाता है सिग्मा। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जिस एक्सिस पर ऑर्बिटल है उसी एक्सिस पे ओवरलैप करे, तो उसको क्या बोला जाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। चलिए, इस कैसे सवाल आ सकते हैं, सवाल कैसे आ सकते हैं, सवाल ऐसे पूछेगा वो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताओ। px प्लस px ऑन जेड एक्सिस कैन फॉर्म, पहला सिग्मा पाई बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा जीरो बॉन्ड, कुछ नहीं बनाएगा, और चौथा है ऑल ऑफ दीज, ऑल कैन फॉर्म। ऐसे सवाल पूछेगा। ठीक है, अब कैसे बताएं कि px और px और ये जो z एक्सिस दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। तो इस तरह के खूब सारे सवाल हम बना सकते हैं। ये तो मैंने इस तरह का ऑप्शन बना के दिया है, ये तो मैंने ऑप्शन बना के दिया है। आप खूब सारे सवाल एक साथ लिख के दे दूंगा, बना देना। ठीक है, तो पहले उसके लिए पढ़ लें कैसे करना है। ये देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, एस और एस स्पेरिकल होता है। एस अपने जीवन में कभी पाई नहीं बना सकता। एस कभी पाई नहीं बना सकता। बस बात खत्म। एस कभी पाई नहीं बना सकता, तो एस और एस हमेशा क्या बनाएंगे, एक्स वाई जेड, हमेशा सिग्मा, क्योंकि स्पेरिकल है। एस और एस का कॉम्बिनेशन चाहे कोई सा भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। एस और पी का कॉम्बिनेशन, अब यहां पर एस और पी वाई भी हो सकता है, एस और पी जेड भी हो सकता है। मैंने जो लिया है वो एस और पी एक्स लिया है। जब मैं एस और पी एक्स ले रहा हूं, तो मुझे पी का एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर दोनों सेम दिख जाए तो मैं सिग्मा बना दूंगा, बाकी पे जीरो लिख दूंगा। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया हो तो मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो कि एस प्लस पी वाई कौन सा बॉन्ड बनाएंगे वाई एक्सिस पे, तो आप बोलोगे कि सिग्मा बनाएंगे। बात खत्म। क्यों, क्योंकि वाई वाई सिग्मा, एक्स एक्स सिग्मा, कॉमन पे सिग्मा, बाकी पे जीरो, एम डी जे। क्या हो जाएगा ये आपका, एम डी जे। ये लो, आ जाओ। फिर ये रहा पी और पी का कॉम्बिनेशन, कॉमन 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 सिग्मा, बाकी पे पाई, कॉमन पे सिग्मा, बाकी पे पाई, एम डी जे। ये हो गया इसका। तो आपसे पूछा जाए कि पी एक्स और पी वाई मिलकर क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। याद रखना, एक्सिस ऑफ बोथ पी मस्ट बी सेम। अगर ये पी वाई है तो इधर पी वाई लो, अगर पी जेड है तो इधर पी जेड लो। अगर ये पी वाई होंगे तो वाई पे सिग्मा, बाकी पे पाई। अगर ये पी जेड होंगे तो जेड पे सिग्मा, बाकी दोनों पे पाई। बात खत्म, आगे चल मेरे भाई। चौथा, पी एक्स प्लस डी एक्स वाई ले लिया, यहाँ पे डी वाई जेड भी हो सकता है, डी एक्स जेड भी हो सकता है, सब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां थोड़ा अलग है, अनकॉमन पर पाई। इन दोनों में अनकॉमन ढूंढना है, इन दोनों पे क्या ढूंढना है, अनकॉमन। एक्स एक्स वाई अनकॉमन है। अब ये जो अनकॉमन हो गया वाई, वाई अनकॉमन निकला, उस पे जीरो, वाई अनकॉमन पे, इस पे पाई, बाकी पे क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पांचवा, डी एक्स वाई जो कॉमन है, एक्स वाई जो गिवन है, एक्स वाई पाई पाई, बाकी पे डेल्टा। ये डेल्टा बॉन्ड जो है वो पाई के बाद बनता है, जैसे ए हो गया, उसके बीच में ये बी हो गया, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई, इसको भी क्या बोलते हैं, पाई। ये जो चौथा बॉन्ड होता है ना बेटा, इसको डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। फोर्थ बॉन्ड को डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है ना बेटा, याद रहेगा। फोर्थ बॉन्ड को क्या बोला जाता है, डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। ए और बी के बीच में चौथा बॉन्ड जो होता है वो डेल्टा बॉन्ड होता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही नाम लिख दो। बोथ डी यहां पर भी सेम होने चाहिए, जैसे पी और पी सेम है ना। जैसे डी एक्स वाई और डी वाई जेड है, अब ये दोनों अलग हो गए, कुछ नहीं बनेगा, जीरो, खत्म। तो आप ऐसे खूब सारे सवाल कर सकते हो, कर लेना। लोगों दे के चला जाऊं आपको सवाल। पहला, अगर आपको पूछ लिया जाए एस प्लस पी वाई, ठीक है, यहां मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिख रहा हूं सबके, ठीक है, और यहां लिख रहा हूं मैं जेड। दूसरा, पी एक्स
प्लस पी वाई जेड, तीसरा पी जेड प्लस पी जेड वाई, चौथा डी वाई जेड प्लस पी जेड वाई, पांचवा डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड, और यहां आ जाएगा x, छठा पी वाई प्लस पी वाई एक्स एक्सिस, एस प्लस एस जेड एक्सिस। आपको निकालना है टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें आपको टाइप ऑफ बॉन्ड निकालना है बेटा। कर लोगे? ये लो करके देख लेना, ठीक है। और ये आपका क्या है, होमवर्क है। पीछे वाला एमडीजे लगाओ, मस्त आंसर पाओ। आ जाओ, ओवरलैपिंग खत्म। नेक्स्ट आते हैं डाइपोल मोमेंट पे। डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट ये कहता है कि ये पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करता है। म्यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू डी। म्यू अगर जीरो हो जाए तो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, और म्यू अगर नॉन इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उस वेक्टर की डायरेक्शन को हमेशा मोर ईएन एटम की तरफ निकालते हैं। जैसे अगर HCl है तो इसकी ईएन क्या है, ज्यादा है, तो ये वेक्टर इस तरफ जाएगा, मोर ईएन की तरफ वेक्टर जाता है। उल्टा चलता है ये फिजिक्स से। लोन पेयर डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है और उसके पास लोन पेयर है तो हमेशा इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, और अगर उसके लोन पेयर नीचे भी लगा हुआ है तो भी इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा सेंट्रल एटम से दूर की तरफ रखो, ऊपर की तरफ रखो, है ना, हमेशा ध्यान रखना। और नीचे वाला पॉइंट जो हमारा सबसे काम का है, AB2L0 से लेकर AB7L0 तक जो हमने जितने केस देखे हैं, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम है और एक भी लोन पेयर नहीं है, और अगर लोन पेयर है तो फिर वो दो केस हैं, AB4L2 और AB2L3। AB4L2 और AB2L3 ये वाले केस जो हैं आपके, और एक और ऐड कर सकते हो आप, AB5L2, AB5L2, ये भी, ये तीन केस और ये सातों के सातों केस, है ना, मतलब जितने हमने देखे हैं, बिना लोन पेयर वाले सारे और लोन पेयर वाले ये तीन हमेशा क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। कंडीशन दोनों के लिए सेम है, चाहे लोन पेयर हो चाहे मत हो, सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। जैसे फॉर एग्जांपल CHCl3 है। अब यहां पर कार्बन सेंट्रल एटम है लेकिन सराउंडिंग एटम दो तरह के हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, डिफरेंट हो गए। AB4L0 है मान लिया, बट सराउंडिंग एटम नॉट सेम, दैट्स वाई ये म्यू इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये पोलर होगा। ये क्या होगा बेटा, पोलर होगा। याद रखना पहली कंडीशन, सराउंडिंग एटम अगर सेम है, सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो AB2L0 से AB7L0 तक सारे नॉन पोलर। और लोन पेयर वालों में कौन कौन से केस हो गए, लोन पेयर वालों में AB4L2 स्क्वायर प्लेनर, AB2L3 लीनियर एंड AB5L2 पेंटागोनल प्लेनर। ये तीनों केस जो हैं वो क्या होंगे बेटा, वो आपके नॉन पोलर होंगे। आ जाओ फिर देख लेते हैं ये NH3NF3 वाला केस देख लेते हैं, जो कि NCERT में केवल मात्र दिया हुआ है। लोन पेयर है, वेक्टर इस तरफ जाएगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की EN ज्यादा होती है तो इस तरफ वेक्टर आएगा। ये सारे वेक्टर मिलके एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मान लिया इनका म्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो है, और इसका वेक्टर तो इधर जाएगा लेकिन इनका वेक्टर इस तरफ आएगा। ये ध्यान रखना बेटा, लोन पेयर का वेक्टर जो है, लोन पेयर की जो वैल्यू होती है वेक्टर की, वो हमेशा ज्यादा होती है किसी भी बॉन्ड पेयर से, है ना, और वो लोन पेयर से ही कैंसिल हो सकती है। तो मान लिया कि इन तीनों का वेक्टर सम इस तरफ है, बट इट इज नॉट इक्वल टू द दैट वेक्टर, है ना, विच इज गोइंग टू अपर साइड। जो ऊपर की तरफ वेक्टर जा रहा है वो इसके बराबर कभी नहीं होंगे, ये कैंसिल नहीं हो सकते, यानी कि ये म्यू इज नॉट इक्वल टू, ये भी जीरो ही होगा। अब थोड़ा सा फील करो, इसके अंदर बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट एक तरफ जा रहा है, सब मिलके एक तरफ जा रहा है, यानी इसको ये तीनों भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इसको ये तीनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो
कुछ कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा इसका मतलब है NH3 और NF3 में NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा। रीजन क्या लिखोगे कि डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड पेयर डाइपोल मोमेंट इज सेम, दैट्स व्हाई द डाइपोल मोमेंट इन NH3 इज ग्रेटर देन NF3। सेम फॉर H2O एंड OF2, तो H2O का ज्यादा हो जाएगा। यहां एक लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, इसका वेक्टर इन दोनों तरफ आएगा, ये H है, ये H है, इधर इस तरफ जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा, यहां पे उल्टा हो जाएगा। वही सेम केस है, ये लोन पेयर वाले तो ऊपर जाएंगे बेटा, लोन पेयर वाले तो कहां जाएंगे, ऊपर, लेकिन ये वाले आएंगे नीचे, क्योंकि फ्लोरीन की EN ज्यादा होती है। इसी वजह से है तो ये भी नॉन पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर, लेकिन ये H2O वाला ज्यादा होगा। सेम फॉर द, रीजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपसे पूछा जाए रीजन बताओ, तो रीजन क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट में चलते हैं, सवाल करते हैं, है ना। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखते हैं। क्या ये Ab2L0 है, ठीक है। क्या ये Ab2L1 है, आएगा। ये हमारी लिस्ट में नहीं है, ये हमारी लिस्ट में है जिसका 0 लिखा हुआ है और जिसका नॉन 0 लिखा। एक 0 और एक नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉट इक्वल टू 0 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा कर दो। फिर ये हमारी लिस्ट में है क्या, Ab4L2 है, तो इसका मतलब है इसका म्यू 0 हो गया। फिर ये क्या हमारी लिस्ट में है क्या, Ab2L3, ये भी हमारी लिस्ट में है। जब दोनों 0 हो जाए तो हम डाइपोल मोमेंट इक्वल कर देंगे, लेकिन दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो मत कर देना। पीछे बताया NH3 NF3 का, एक 0 एक नॉन 0 हम आंसर कर सकते हैं, दोनों 0 हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन दोनों नॉट इक्वल टू 0 तो हम आंसर नहीं कर सकते। ये आपका हो गया Ab3L0, हमारी लिस्ट में है म्यू 0। ये आपका हो गया Ab3L2, ये हमारी लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा नॉट इक्वल टू 0, ज्यादा कर दो। ये हमारी लिस्ट में है Ab2L0, इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा लिस्ट में है, ये हमारे लिस्ट में है Ab2L2, हमारी लिस्ट में नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इसका ज्यादा कर दो। CH4 क्या हमारी लिस्ट में है, Ab4L0, ये भी Ab4L0 है, बट सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये 0 हो गया। फिर आगे आपका, ये आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ये आपका अगेन नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये लो। इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट के सवाल कर सकते हैं। कौन सा डाइपोल मोमेंट का कैसे क्या होगा हम कर सकते हैं, समझ गए बेटा। आयनिक कंपाउंड लैटिस के फॉर्म में रहते हैं, तो जब दो गैसियस आयन आपस में जुड़कर सॉलिड बन जाते हैं तो उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन एंथैल्पी का एक पार्ट होता है, लेकिन किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर मेजर रोल जो है वो लैटिस एनर्जी का ही होता है। जो असल में देखा जाए तो इसका पूरा मतलब होता है कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 एंड R। मतलब जब भी चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी घटेगी। इसको ध्यान में रखते हुए सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी देखो, ये यहां पर +1 है, -1 है, +1 है, -1 है, चार्ज बराबर हो गया तो साइज देखेंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन की साइज में क्लोरीन की साइज बढ़ी तो इसकी लैटिस एनर्जी कम। NaCl Na2O में चार्ज ज्यादा कहां आएगा, Na2O में, तो इसका ज्यादा हो गया। KCl और RbCl में चार्ज सेम हो जाएगा, लेकिन रुबिडियम की साइज बड़ी है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम कर दो। KCl और K2O में K2O ज्यादा हो जाएगा। MgO और Na2O में चार्ज MgO का ज्यादा होता है तो MgO का ज्यादा हो जाएगा। Mg और Al2O3 में Al2O3 पर चार्ज ज्यादा आएगा, ये +3 होता है, ये +2 होता है। इसको क्या करना है, जोड़ना है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो ऐसे 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। Li3n और Na3n में ये एग्जिस्ट करता है। Na2O और Na2S में ये साइज की वजह से इसकी कम हो जाती है। तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, चार्ज को। पहले किसको देंगे, चार्ज को। अगर चार्ज सेम हो जाता है तो साइज देखेंगे। अगर चार्ज सेम हो जाता है तो साइज, जैसे यहां पर +1 है -3 है, ये +1 है -3 है, तो साइज की वजह से ये कम हो गया। साइज, चार्ज तो सेम है, पहली प्रायोरिटी हमेशा चार्ज को दी जाएगी। पहली प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी, चार्ज को दी जाएगी। ये हो गया आपका लैटिस एनर्जी।
उसके बाद आता है फजान रूल। फजान रूल में मैंने ये बताया था कि एक कैटायन होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और एक एनायन होता है जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये क्या करता है, डिस्टोर्ट कर देता है। तो इसमें इधर 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 पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। इस पोलैरिटी को बोलते हैं पोलराइजेशन। और वो पोलराइजेशन किस में आता है, पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या आ जाता है, पोलराइजेशन आता है। पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। और इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, पोलराइजेशन बढ़ने की कंडीशन क्या हो सकती है वो सुन लो। ये देखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि मैक्सिमम पोलराइजेशन। ठीक है, अब आ जाओ स्मॉल कैटायन। कैटायन छोटा होगा, कैटायन जो है वो साइज कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। लार्ज एनायन, एनायन की साइज बड़ी होगी तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हाई चार्ज ऑन कैटायन है, अगर कैटायन जो है उस पर क्या होगा, Q प्लस बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। उसी तरह से हाई चार्ज ऑन एनायन, अगर एनायन पर चार्ज बढ़ेगा, एनायन पर चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। ठीक है, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। ये सब फैक्टर किसको बढ़ाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे। अच्छा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 इज एक्सप्लेन्ड बाय MOT। अभी देखेंगे कैसे होता है। MOT कैन बी अप्लाइड फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू MOT, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी एंड सेम सिमेट्री इंटरैक्ट विद ईच अदर टू न्यू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। याद करो, मैंने ऐसे बताया था, ऐसे वाला एक डब्बा AO, एक डब्बा AO। AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। ये रिकंस्ट्रक्ट होकर वापस क्या बनते हैं, MO, और इधर भी क्या बनते हैं, MO। जो ये नीचे वाला होता है इसका नाम होता है BMO, और जो ये ऊपर वाला होता है इसका नाम होता है ABMO। जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। सीधी बात करते हैं इसकी, बियॉन्ड N2 जो होता है वो 2-1-2-1 होता है, और ये बियॉन्ड N2 होता है 1-2-2-1 होता है, और अप टू N2 होता है 2-1-2-1 होता है। अप टू N2 में sp मिक्सिंग होती है, और इसमें sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। ठीक है भाई, याद रखिए ना, क्योंकि सवाल इमेजिनरी बना ले, कह दे sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, उसके बाद C2 के बारे में क्या ख्याल है। तो जब भी sp मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, देखो बाय डिफॉल्ट बियॉन्ड N2 तो होती ही नहीं है, लेकिन अप टू N2 में sp मिक्सिंग क्या होती है, ऑपरेटिव होती है। लेकिन आपको अप टू N2 के लिए भी कौन सा सवाल बना दे, ऐसा इमेजिनरी बना दे कि अगर sp मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है तो C2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर sp मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं होगी तो फिर 2-1-2-1 का कोई केस ही नहीं होगा, सारे के सारे 1-2-2-1 होंगे। सारे के सारे क्या होंगे भाई, 1-2-2-1 होंगे। तो फिर C2 को भी आप 1-2-2-1 के फॉर्मेट में भर लो। C2 को भी आप क्या कर लोगे, 1-2-2-1 के फॉर्मेट में भर लो, उससे समझ आ जाएगा। आ जाइए, सबसे पहले किसका लिख देते हैं, N2 का लिख देते हैं। N2 कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। लिखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर क्या आएगा, N2 है तो 2-1-2-1 आएगा, तो यहां पे क्या लिखोगे, पाई 2p x, पाई 2p y। एक बार सभी लोग साथ में लिख लेना। उसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। यही होगा भाई। N2 है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ज्यादा लफड़ा हो गया क्या कुछ, हाँ मैं चूक गया, रुक जाओ सिग्मा 2p z। मैं कह रहा हूं ना कुछ तो गड़बड़ हुई।
वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि इधर तो आता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। ये लो, अब ठीक है, ठीक है, आ जाइए। अब देखो, जब भी, सुन लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जब भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसी के एंटी बॉन्डिंग में बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब वो आपस में ही लड़ मरे, जीरो। जब भी जो बीएमओ हो उसके एबीएमओ में बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जैसे ये क्या हो जाएंगे, जीरो। ये भी आप इसके बराबर, इसी के एंटी बॉन्डिंग में इसके बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए तो जीरो। तो कायदे से देखा जाए तो यहां तक तो कहानी जीरो हो गई। कायदे से देखा जाए तो यहां तक तो कहानी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जीरो हो गई, इसका मतलब अब बचे कौन से, यही 3 बचे। तो बॉन्डिंग दिख रहे हैं आपको, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर इसको मतलब क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 2। यहां बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आप चाहे तो टोटल कर लो, आप चाहे तो वैसे कर लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। चाहे तो आप पूरा कर लो, चाहे आप ऐसे लिख दो कि 6 - 0 डिवाइड बाई 2, 6 - 0 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा। चाहे आप पूरा लिख लो, सारे बॉन्डिंग निकाल लो, है ना, 1 2 3 4 5 10 बॉन्डिंग हो गए, और 1 2 4 एंटी बॉन्डिंग हो गए, 10 - 4 6, 6 डिवाइड बाई फिर से 2 करोगे तो 3 ही आएगा। चाहे तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बड़ी कैलकुलेशन कर लो, या आप सीधा सीधा हिसाब याद रखो भैया, 8 तक तो लड़ मरे। जब कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखो तो 8 तक तो 0 कर दो, 8 तक तो 0 कर दो, क्योंकि 8 तक तो लड़ मरे। 8 का मतलब 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग खत्म, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग खत्म, 8 का मतलब तो खत्म है। ओके भाई, ये हो गया N2। अब देख लेते हैं क्या, O2। O2 क्या होता है, O2 होता है 16 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे, 12 21 लिखोगे। हो जाओ शुरू, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर 1 है तो सिग्मा 2p z पहले आएगा, पाई 2p x, पाई 2p y, उसके बाद पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y, ऐसा ही होगा। फिर सिग्मा स्टार 2p z, और ये लो भर दो 16 इलेक्ट्रॉन फिर धुआंधार तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, कहां दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई एबीएमओ, पाई एबीएमओ, और पाई एबीएमओ में है तो इसी वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है भाई। कैसा होता है ये, पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा, 8 तक लड़ मरे, 8 तो खत्म, आगे का निकाल लो कैसे आएगा। आगे का आएगा 1 2 3, ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएंगे, 6, और ये क्या हो जाएंगे 2, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। अब 2 बॉन्ड ऑर्डर का हिसाब निकालना सिखाऊं। देखो, क्या ये सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर सिग्मा के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 सिग्मा हो गया, यानी कि यहां पर 1 सिग्मा हो गया आपका। ये क्या हो गया, 1 सिग्मा। फिर यहां पे ये कितने पाई होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई होने चाहिए थे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 पाई होने चाहिए थे, लेकिन इनके पाई के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, मतलब इन बॉन्ड को काटने वाले बॉन्ड आ गए। अब आप देखो, 1 इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड कटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड कटेगा, तो इसका मतलब हो गया ये -1 पाई आ गया। अब देखो हिसाब लगा लो, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई माइनस 1 पाई, बताओ क्या लिखोगे, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई लिख दोगे। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका, कौन सा, 2 का। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2 का।
कैसे निकाला? इस तरह से निकाला कि भाई एक सिग्मा है, सिग्मा नहीं कटेगा क्योंकि सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन थोड़ी गया है, इसलिए सिग्मा तो पूरा रहेगा। कटेगा कौन सा? पाई कटेगा। पाई होना चाहिए था 2 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई के एंटी बॉन्डिंग में 2 और आ गए। 2 का मतलब एक बॉन्ड गया, एक बॉन्ड मतलब -1 पाई गया, -1 पाई मतलब बचा कितना? 1 सिग्मा एंड 1 पाई। एक बॉन्ड कट गया, कौन सा? एक बॉन्ड कट गया, पाई बॉन्ड कट गया। सिग्मा के कुछ नहीं हुआ, ठीक है भाई, सिग्मा के कुछ भी नहीं हुआ। ओके भाई, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीजनरेटेड होते हैं? डीजनरेटेड का मतलब जो एनर्जी लेवल जिन पे बराबर रहता है, ये देख रहे हो, ये इस तरह से, ये डीजनरेटेड है सेम एनर्जी पे, ये डीजनरेट। तो डीजनरेटेड कोई सा भी हो, चाहे 21-21 हो, चाहे 12-21 हो, डीजनरेटेड कौन से होंगे? या तो पाई के बॉन्डिंग या पाई के एंटी बॉन्डिंग, या तो पाई के बॉन्डिंग या पाई के एंटी बॉन्डिंग ही होंगे जो सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। यहां देखो, ये समझ आ जाएगा। क्या ये सिग्मा और सिग्मा स्टार? नहीं हो सकता। पाई का बॉन्डिंग और पाई का एंटी बॉन्डिंग नहीं हो सकता। सिग्मा और पाई तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा? पाई का बॉन्डिंग। ये देखो, पाई का बॉन्डिंग। पाई के 2 बॉन्डिंग क्या होंगे? सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, तो इनको बोल देंगे डीजनरेटेड। आंसर हो गया सी। आंसर कौन सा हो गया? सी। ओके भाई, ये हमने कर ही लिया। बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं कर ही लिया। और बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक जो है वो आपको पता ही है। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक, एक की पॉइंट जो मैंने बताया है कि जब जब भी 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन बीएमओ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5, उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन बीएमओ, तो इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाय 0.5। एक इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड पे असर आएगा ना। फिर आता है 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन एबीएमओ, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीज बाय 0.5। देखो, बॉन्डिंग में बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग, नाम से पता लग रहा है एंटी बॉन्डिंग, उसमें बढ़ाओगे तो घटेगा, तो उल्टा चलेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन एबीएमओ, तो इसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5। ये देखो, ठीक है भाई। चलो चलो चलो, ये की पॉइंट है। इस की पॉइंट से ये ट्रिक बनी हुई है कि 14 का 3 होता है। 14 के बाद आप इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन एबीएमओ, देख लेना। तो फिर आधा से कम कर दो, ये 2.5, ये 2.0, ये 1.5, ये 1.0, ये 0.5, ये 0। उसी तरह से इधर जब आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज फ्रॉम बीएमओ, बीएमओ से कम होंगे तो भी घटेगा, तो 2.5, ये 1, ये हो जाएगा आपका 2.0, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.0, ये 0.5, और 8 के लिए तो पहले ही बता रखा है लड़ मरे 0। ठीक है भाई, क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखना करना ये तो ठीक है, आपको पता ही है। अब चलो मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, अगर वो इवन नंबर है तो डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट B2O2S2। इसका ध्यान रखें। ये क्या है? ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ये 16 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी इवन नंबर ही होगा। इनफैक्ट वैलेंस शेल में तो इसके भी 16 ही होंगे, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी हमको क्या रखना है? डायामैग्नेटिक नहीं, इनको क्या बोलेंगे हम? पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। बाकी जितनी और दूसरी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो सब क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा MOT फिर हमारा बिल्कुल एंड वाला टॉपिक हो ही चुका है। और इसके बाद बचा क्या? इस पूरे में अगर मैं कहूं तो एक तो आयनिक बॉन्ड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक शायद नहीं बताए मैंने, और मैंने वीक फोर्सेस नहीं बताए हैं, और मैंने एच बॉन्डिंग नहीं बताई है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने स्किप करी है, जो आप नोट्स में से देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली आप खुद पढ़ोगे तब भी समझ आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।